हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है इसमें हम परमुटेशन चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड फार्मूले है, सब कुछ हम विथ एग्जांपल्स यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों परमुटेशंस को समझने से पहले सबसे पहले तो हमको कुछ बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब ये क्या होता है, कब हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है, कब हमें एडिशन लगाना है, इसको हम अभी डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों हमें फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए, और फैक्टोरियल्स को यहाँ पर हमें कुछ डायरेक्ट वैल्यूज़ भी हमें याद रखनी पड़ सकती है, ठीक है। और देन हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद हम परमुटेशंस को सीखेंगे और इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। ये दो तरीके से होता है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर मान लो कोई मल्टीपल टास्क है या इवेंट्स है, तो जहाँ पर एंड की बात होगी, यानी कि दो टास्क एक साथ होते हैं अगर कंप्लीट एक ही टाइम पर, तो हम कौन सा यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। और अगर हमारे पास में मल्टीपल टास्क या दो इवेंट्स में, दो ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, अगर हमारे पास में क्या हो, चॉइसेस हो कि या भाई फर्स्ट इवेंट हो रहा है या फिर दूसरा हो रहा है, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम कौन सा हो रहा है, लेकिन एक हो रहा है एक टाइम पे, ठीक है, दोनों एक साथ में नहीं हो रहा है, तब हम एडिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, इसका हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स को काउंट करने के लिए निकाल लेते हैं, जब भी हम यहाँ पर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते हैं एक टाइम पे या फिर अलग अलग टाइम पे इन अ सीक्वेंस में, अगर दो इवेंट्स या मल्टीपल इवेंट्स होते हैं तब, ठीक है। तो इसमें जैसे मल्टीप्लिकेशन का जो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, अभी हमने बात करी कि भाई जैसे मान लो कोई दो इवेंट्स है, अगर ये दोनों इवेंट्स एक ही साथ एक ही टाइम पे अगर परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों इवेंट्स यहाँ पर होना कंपलसरी है, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और इन दोनों इवेंट्स के बीच में एंड की बात हो रही है कि भाई फर्स्ट इवेंट भी हो रहा है एंड सेकंड इवेंट्स भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों इवेंट्स क्या हो रहा है, एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखो क्या है ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जिसे एंड रूल भी हम कहते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एक फर्स्ट इवेंट या फर्स्ट टास्क जो है वो एम तरीके से हो रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा टास्क या इवेंट है जो एन तरीके से हो सकता है, एन वेज से। तो दोस्तों अगर ये दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ में होते हैं, ठीक है, फर्स्ट भी हो रहा है और सेकंड भी हो रहा है, और एंड यानी और, ठीक है, फर्स्ट भी हो रहा है और सेकंड भी हो रहा है, तो ऐसे में जो इनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना, वो कितने होंगे, वो होंगे m क्रॉस n, मतलब m मल्टीप्लीकेशन n, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें, एग्जाम्पल से समझो इसको, ठीक है। हम डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो इसमें मल्टीप्लिकेशन को लगाने से पहले इसको यहाँ पर थोड़ा बेसिक से सीखते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन है और उसके पास में 3 शर्ट है और 2 पेंट है, ठीक है। अब उसको ड्रेस पहननी है, तो उसको तो भाई शर्ट भी पहनना पड़ेगा और पेंट भी पहनना पड़ेगा, तो इनके बीच में और है ना, एंड है कि नहीं, उसे शर्ट भी पहननी है एंड पेंट भी पहननी है, तब तो उसकी ड्रेस कंप्लीट होगी पहन के। क्या ऐसा हो जाएगा कि शर्ट पहन ली भाई, पेंट नहीं पहना और हो गई उसकी ड्रेस पहन के, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। यानी कि ये दोनों इवेंट्स होना एक साथ में कंपलसरी है, जरूरी है। तो अब क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं भाई कि जैसे उसने बोला कि 3 शर्ट है उसके पास में, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई इसके पास में एक शर्ट 1 है, शर्ट 2 है, शर्ट 3 है। ऐसे उसके पास में 2 पेंट है, तो ये पेंट 1 है, ये पेंट 2 है। तो वो कितने यहाँ पर उसके पास में तरीके, कितने ऐसे वेज है कि वो यहाँ पर तैयार हो सकता है ड्रेस पहन के। तो दोस्तों हो सकता है कि वो शर्ट 1 के साथ में यहाँ पर पेंट 1 पहन ले, तो एक पेयर क्या बनेगा, शर्ट 1 का पेयर पेंट 1 के साथ में, ठीक है। या हो सकता है कि शर्ट 1 पहने उसके साथ में पेंट 2 पहन ले, तो दूसरा पेयर क्या बनेगा हमारे पास में, एक शर्ट 1 के साथ में पेंट 2 पहन रहा है। और क्या पेयर बन सकते हैं, ये कि हो सकता है कि शर्ट 2 पहने और पेंट 1 पहने, तो ये हमारे पास में पेयर बनेगा शर्ट 2 पेंट 1 का, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि शर्ट 2 के साथ में हो सकता है कि पेंट 2 पहन ले, तो शर्ट 2 पेंट 2 पहन सकता है, ठीक। और ऐसे ही S3 यानी कि शर्ट 3 के साथ में हो सकता है कि पेंट 1 पहन ले, तो शर्ट 3 पेंट 1, और शर्ट 3 के साथ में हो सकता है कि वो पेंट 2 पहन ले। तो ऐसे कितने तरीके मिल गए हमें टोटल, इसके टोटल तरीके आप गिन लो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 6 तरीके से वो ड्रेस को क्या कर सकता है, वियर कर सकता है।
तो अब इसे हम एक एक थोड़ी गिनते रहेंगे भाई। तो इसके लिए यहाँ पर इसके काउंटिंग के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के जो है ना मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे जब दो इवेंट्स एक साथ में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, 6 हमारा आंसर आया ना, तो यही डायरेक्ट भी आ सकता था मल्टीप्लीकेशन का जो हमारा प्रिंसिपल है उसको यूज करते हुए। कैसे भाई, जैसे 3 शर्ट पहन रहा है, मतलब फर्स्ट इवेंट यानी कि m की वैल्यू हमारे पास में 3 है। दूसरा इवेंट कितने तरीके से हो रहा है, 2 पेंट्स है उसके पास में, तो 2 तरीके से हो सकता है, n की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, m क्रॉस m इंटू n करेंगे, तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6। 6 वेज हमारे पास में इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल वेज निकल के आ गए। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें, किस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं जब 2 इवेंट्स एक साथ में हो रहे हैं। तो ऐसे दूसरा एग्जांपल से समझो भाई कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट के, अगर हमारे पास में टोटल डिजिट्स है 1 to 5 तक, ठीक है, विथआउट रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन नहीं हो सकता नंबर्स का। तो दोस्तों देखो हमारे पास में डिजिट्स कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्योंकि 1 to 5 बोल रहा नहीं है। अब हमें बनाना है 3 डिजिट का कोई नंबर। ठीक है भाई, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। जैसे मान लो ये कोई 3 डिजिट के नंबर है, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे सेकेंड डिजिट, यहाँ पे थर्ड डिजिट आ सकती है। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट डिजिट पुट करना है। पहली चीज बोल दी है इसने कि विथआउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं हो सकता नंबर्स का, यानी कि मैं इस फर्स्ट डिजिट पे जो नंबर पुट कर दूंगा उसे अब मैं सेकेंड और थर्ड पे पुट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास में फर्स्ट डिजिट पुट करने के लिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 तरीके है, कोई भी नंबर पुट कर सकता हूं यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो लेट से मैंने कोई भी एक नंबर इसमें पुट कर दिया है। ठीक है, जैसे मान लो 1 ही मैंने इसमें पुट कर दिया, तो लेकिन मेरे पास तरीके कितने थे इसको पुट करने के, 1 को, मतलब फर्स्ट डिजिट को भरने के लिए मेरे पास में 5 तरीके थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 में से कोई भी डिजिट आ सकता था यहाँ पे। ठीक है, तो 5 तरीके हैं इसके। ऐसे दोस्तों अब मेरे पास में सेकेंड डिजिट पुट करना है। टोटल तो मेरे पास में 5 थी और 5 में से मैंने कोई एक डिजिट, जैसे 1 को मैंने यहाँ पर फर्स्ट डिजिट में पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो लेकिन 5 तरीके थे यहाँ पर इसको भरने के। ऐसे ही दोस्तों अब 5 तरीके, अब सेकेंड डिजिट भरना है तो कितने तरीके बच गए मेरे पास में, क्योंकि एक कोई भी वैल्यू मैंने इसमें तो भर दी है फर्स्ट डिजिट में। तो अब सेकेंड को पुट करने के लिए केवल मेरे पास में 4 ही तरीके रह गए। एक पुट कर दिया था मैंने तो 2 3 4 5, ऐसे 4 तरीके हैं दोस्तों सेकेंड डिजिट को भरने के लिए। और थर्ड डिजिट को भरने के लिए कितने तरीके, जैसे मान लो लेट से मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों 2 तो गया अब मेरे पास में। अब थर्ड डिजिट भरना है तो मेरे पास में कौन कौन से तरीके, अगर रिपीट नहीं हो सकते ना अंक, तो अब मैं यहाँ पे क्या 1 और 2 पुट कर सकता हूँ, थर्ड में नहीं कर सकता। ठीक है, तो कितने तरीके हैं इसको पुट करने के लिए, 3 4 5। ठीक है, तो ये 3 डिजिट ही आ सकती है, 3 4 5, तो 3 तरीके हैं इसके। कितने हैं, 3 तरीके हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या है चीज कि भाई फर्स्ट डिजिट में 5 तरीके से भर सकता था, सेकेंड डिजिट में 4 तरीके से भर सकता था, थर्ड डिजिट को भरने के लिए 3 तरीके थे मेरे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मल्टीप्लीकेशन का लगेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, ये तीनों के तीनों नंबर एक साथ आने चाहिए, एक साथ होने चाहिए तीनों इवेंट। तो दोस्तों हम यहाँ पर m क्रॉस n क्रॉस p, ठीक है, इस प्रकार से मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 ये मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो लगेगा। तो कितना मिलेगा, 5 चौके 20, 20 3 60। ठीक है, तो टोटल 60 तरीके हैं दोस्तों यहाँ पर इसको फिल जो है हमारे पास में 3 डिजिट के नंबर्स को बनाने के लिए, अगर 1 से 5 तक की डिजिट हमारे पास में है तब। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कब यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, समझ गए। अब अगला देखो एडिशन वाला। अब एडिशन दोस्तों इसे और रूल भी कहते हैं भाई, और क्यों, क्योंकि जैसे मान लो मल्टीपल टास्क है हमारे पास में, 2 इवेंट्स है। जैसे मान लो कोई इवेंट्स है, फर्स्ट इवेंट है जिसको m तरीके से मैं कर सकता हूँ, कितने तरीके से, m तरीके से, और कोई दूसरा इवेंट्स है जिसे मैं कितने n वेज से कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि ये दोनों जो इवेंट्स है ना, कैन नॉट हैपन टुगेदर। फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट दोनों एक साथ में नहीं हो रहा है हमारे पास में, आइदर ऑफ देम कैन बी डन। इनमें से हो सकता है कि भाई फर्स्ट इवेंट हो रहा हो या तो सेकंड हो रहा हो, लेकिन पता नहीं है कौन सा हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारे फर्स्ट इवेंट को हमारे पास में कितने तरीके हैं करने के, m तरीके हैं, और सेकंड जो हमारे पास में इवेंट है उसको कितने तरीके हैं करने के, n तरीके हैं। तो इनको हम सम कर लेते हैं कि भाई पहले वाले को m तरीके से, दूसरे वाले को n तरीके से, तो यानी कि टोटल हमारे पास में m प्लस n वेज है इसको परफॉर्म करने के। मामला क्लियर है। दोनों टास्क अगर एक साथ में नहीं हो रहा है तब हम यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, जिसे और रोल भी कहते हैं। हमारे पास में ऑप्शन होता है या तो फर्स्ट हो रहा है और अथवा सेकंड हो रहा है। ठीक है, सेकंड इवेंट हो रहा है। ठीक है,
तब हम एडिशन का यूज करेंगे। मामला क्लियर है? एग्जाम्पल से समझो कैसे होता है ये चीज। जैसे कोई पर्सन है, उसे किसी प्लेस पर जाना है, मान लो गो टू प्लेस बाय, उसके पास में ऑप्शन है, पहला इवेंट्स ये है उसके पास में, या पहला रास्ता उसका ये है कि उसके पास में 3 बस रूट्स है। कितनी? 3। मतलब उसके पास में एक तरीका जो है, एक जो इवेंट्स है उसके 3 तरीके हैं उसके करने की, भाई 3 बस रूट्स है उसके पास में। और दूसरा जो इवेंट है, या तो अथवा, ठीक है, और की बात कर रहा है कि 2 ट्रेन रूट्स है उसके पास में। क्लियर? अब हो सकता है भाई उसको, जैसे मान लो कहीं पे जाना है, कोई भी सिटी, ये प्लेस का नाम है, जैसे दिल्ली जाना है उसे। अब दिल्ली जाना है तो उसके पास में उसके लिए 3 बस है और 2 ट्रेन है। तो हो सकता है ना कि या तो वो बस से चला जाए, या तो हो सकता है वो ट्रेन से चला जाए। अब एक ही टाइम पे वो या तो बस से जाएगा या तो ट्रेन से जाएगा, यही होगा ना। एक साथ वो बस में भी जा रहा है, ट्रेन में भी जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल अब जो एडिशन वाला है वो यूज करेंगे इसमें, कि भाई उसके पास में पहले टास्क को वो 3 तरीके से कर रहा है, यहाँ पे 3 बस है, तो दूसरा टास्क को कितने तरीके से कर सकता है? 2 तरीके से, 2 ट्रेन है। तो हमारे पास में टोटल तरीके कितने हैं उसके? m+n 3+2 कितना हो जाएगा? 5 वेज है उसके पास में भाई। ठीक है, क्लियर है? कब एडिशन कब मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्लियर हो गया। अब कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जब हमें प्रिंसिपल जो है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों को एक साथ में यूज किया जाता है। कब किया जाता है, इसको एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो सिटी बी उसे जाना है सिटी ए से, ठीक है। अब वो ए से बी जा रहा है और उसके पास में कौन कौन से तरीके हैं? बाय बस 2 बस रूट्स है, और अथवा उसके पास में 3 ट्रेन रूट्स है, ठीक है। अब ए से बी जाना है तो उसके हो सकता है कि उसका पहला एक तरीका है कि वो 2 बस से चला जाए, या तो 3 ट्रेन से चला जाए। तो यहाँ पर या ऑप्शन, मतलब या तो वो 2 बस से जाएगा या तो 3 ट्रेन से जाएगा, दोनों से एक साथ पे एक ही टाइम पे तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कौन सा हमारा प्रिंसिपल लगेगा? एडिशन वाला, m+n लगेगा ना। तो 2+3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मामला क्लियर है? लेकिन आगे क्या बोल रहा है? एंड की बात कर रहा है। एंड देन गो फ्रॉम बी टू सी। अब वो बी टू सी भी जा रहा है, उसके पास में ऑप्शन क्या है? 4 एयर रूट्स है। अच्छा, ठीक है। अब एंड की बात कर रहा है, वो बी टू सी जा रहा है, 4 एयर रूट्स है, ठीक है। तो अगला उसके पास में 4 एयर रूट्स है। तो दोस्तों अब ये बोल रहा है कि टोटल वेज बताओ जब वो ए टू सी जाना है तो, ठीक है। देखो ए से बी तक जाने तक के लिए उसके पास में 5 तरीके थे, ठीक है, ए से बी तक के लिए। लेकिन अब वो अब हमारा बी से सी जाने के लिए उसके पास में 4 और तरीके आ गए, 4 एयर रूट्स। तो अब हमें ए से सी अगर कैलकुलेट करना है तो एंड की बात हुई ना, यहाँ पे एंड की बात हुई ना, तो आगे हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 5 × 4, ठीक है। क्योंकि 4 क्यों? ये 4 तरीके हैं, 4 एयर रूट्स है सी तक जाने के लिए। तो टोटल ए से सी में जाने के लिए 5 × 4 कितना? 20 वेज हो जाएंगे उसके पास में। टोटल 20 तरीके से वो ए टू सी तक पहुंच सकता है। मामला क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। आगे हम फैक्टोरियल्स को कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फैक्टोरियल, ठीक है, इसके कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। तो दोस्तों ये मेनली तो ये नेचुरल नंबर्स का यहाँ पर जिसमें फैक्टोरियल्स होते हैं। जैसे ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम n डाउन टू 1 तक, ठीक है। जैसे मान लो कोई n फैक्टोरियल है तो वो क्या है दोस्तों? वो n से लेके, ठीक है, n से लेके अगर उसको डाउन करते हुए जाएंगे हम n, फिर n में से एक कम करेंगे, फिर और एक कम करेंगे तो n-2, और कम करेंगे तो n-3, ऐसे कम होते होते वो मल्टीप्लिकेशन होते होते 3 to 1 तक पहुंचता है, ठीक है। तो इन सभी नंबर्स का ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो कहलाता है फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 8 फैक्टोरियल बोल रहा है, तो ये 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 8 से लेके एक एक कम करते जाओ, 8 7 6 5 4, तो ये टोटल 1 तक जाएगा। ये सभी 8 से लेके 1 तक की जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का क्या है? प्रोडक्ट है। ऐसे मान लो हमारे पास में कोई 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है? 5 से लेके 4 3 2 1, इन सभी नंबर्स का क्या है? ये क्या है? प्रोडक्ट है। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, जैसे कि कुछ स्पेशल केस है, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल आपको हमेशा याद रखना है कि 1 होता है। और जो 1 फैक्टोरियल है ना, 1 फैक्टोरियल भी हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टोरियल्स की वैल्यूज हमें याद रखनी है। जैसे देखो अभी हमने बात करी कि भाई 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 फैक्टोरियल, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 1 वापस आएंगे 1 तक, ठीक है। तो 2 × 1 कितना? 2, ठीक है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई। ऐसे 3 फैक्टोरियल कितनी हो जाएंगे? 3 × 2 × 1, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ठीक है।
ऐसे 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 12 12 दूनी 24, ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होगी। ऐसे 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौके 20 20 3 60 60 दूनी 120, ठीक है, तो 120 होगी इसकी 5 फैक्टोरियल। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ कम से कम 7-8 तक, तो आप फैक्टोरियल्स की वैल्यू याद रख ही लो। 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, ठीक है, तो 6 पंचे 30 30 चौके 120 120 इंटू 3 कितना 360 360 इंटू 2 720, ठीक है, तो इस प्रकार से आप 6 फैक्टोरियल 720 से याद रख सकते हैं। ऐसे 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 से लेके, ठीक है, रिवर्स में आएंगे 1 तक, इन सभी नंबर्स का कितना जो प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना 5,40 मिलेगा। 8 फैक्टोरियल कितना मिलता है, 40,320 मिलता है। ऐसे ही 9 फैक्टोरियल कितना मिलेगा, ठीक है, तो 3,62,880 मिलेगा। तो अब कम से कम क्या करो, ये 7 फैक्टोरियल तक तो वैल्यूज याद रख लो 5,040 तक का, ठीक है, या तो 8 का भी रख सकते हैं 40,320, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। आगे चले, ठीक है, तो फैक्टोरियल्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अभी हमने बात करी थी, जैसे कोई n फैक्टोरियल है, तो ये n फैक्टोरियल क्या होता है, n इसको बाहर करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में, n-1, ठीक है, फिर n-2, इस प्रकार से एक एक कम करते जाएंगे, n-3, तो ये ऐसे इस प्रकार से आगे चलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो n फैक्टोरियल है हमारे पास में और n को हम बाहर करेंगे फैक्टोरियल से, तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल में, n-1, एक अंक कम बचेगा, ठीक है। ऐसे ही हम n-1 को बाहर करेंगे, n इंटू n-1 को भी बाहर कर दिया, तो अंदर फैक्टोरियल में कितना बचा, n-2 बचेगा, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 देखो भाई, प्रॉपर्टी 2 दोस्तों ये परमुटेशंस की है, इसको तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही। दोस्तों ये क्या होता है परमुटेशन, जैसे कोई n टोटल ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, r ऑब्जेक्ट्स को हम एक टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, तो ये npr जो है फैक्टोरियल में कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल जितना होता है, ठीक है। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे इसको। प्रॉपर्टी 3 क्या है, ये कॉम्बिनेशंस की होती है, इसको अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मान लो n टोटल ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से हम r को एक टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, तो ये होता है सिलेक्ट। यहाँ पे अरेंजमेंट की बात नहीं होती है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन होता है कि n में से हमने r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, तो ये NCR कितना होता है फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। मामला क्लियर है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कॉम्बिनेशंस को भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 4 हमने इसकी तो बात कर ली भाई, n+1 फैक्टोरियल है, तो जैसे मान लो भाई n+1 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो n+1 को फैक्टोरियल से बाहर करो, बाहर किया हमने, तो अंदर फैक्टोरियल में क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा ना, n+1 से एक घटेगा तो n फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये अब कुछ प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं, तो ठीक है। अभी हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट को सब कुछ देख लिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देख लिया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों समझ लिया कब कौन सा लगेगा, फैक्टोरियल्स को देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल्स की वैल्यूज आपको याद रखनी है। आगे हम अब परमुटेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब परमुटेशंस को हम शुरुआत करते हैं कि क्या होता है परमुटेशन। तो मेनली दोस्तों परमुटेशन एक प्रकार का क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। जहाँ पर भी ऑर्डर मैटर करेंगे तो हम परमुटेशन का यूज करेंगे। परमुटेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसमें फैक्टोरियल का किस प्रकार से यूज होता है, आपको इसका एक मेन जो फार्मूला है परमुटेशन का उसको याद रखना है। जैसे इसमें कौन कौन से टाइप से यहाँ पे परमुटेशंस का यूज होता है, जैसे 5-6 इसके टाइप्स है उसको सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं है, जितने n ऑब्जेक्ट्स है वो सभी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर इन n डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट लेना है एक ही टाइम पे, तो उनका कितने तरीके से कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है वो देखना है भाई। तो वो यहाँ पर परमुटेशन किस प्रकार से सॉल्व होता है कि n टोटल है, उनमें से मुझे r का अरेंजमेंट बनाना है, तो npr किस प्रकार से अभी हमने देखा था कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। जब n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है तब हम यहाँ पर इस फार्मूला का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझो इसको, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 एंड अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई टोटल तो मेरे पास में 5 यहाँ पर स्टूडेंट्स है, उनमें से मुझे 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो उसके कितने यहाँ पर अरेंजमेंट बनेंगे। जब अरेंजमेंट की बात बोल दिया मतलब क्या लगेगा यहाँ पे, परमुटेशन।
परमुटेशंस क्या लगेगा भाई, टोटल n की वैल्यू 5 है, r मुझे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है तो इनका अरेंजमेंट निकालना है, अरेंजमेंट निकालना है मतलब परमुटेशन निकालना है, तो 5p कितना बनेगा, 5p3 बन जाएगा। हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था, npr क्या था भाई, npr था n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां पर लगा लो इस फार्मूला को, 5p3 में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस का 3 फैक्टोरियल हो जाएगा इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, 5 को फैक्टोरियल से बाहर करो, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, अब 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन में 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो अब क्या बचा, 5 चौके 20 और 20 3 60, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर जो हमें इसके जो है ना टोटल वेज जो मिले, हाउ मेनी वेज, कितने वेज मिले, 60 वेज मिलेंगे, ठीक है। 5 में से 3 को अगर हम सिलेक्ट जो करेंगे उनके अरेंजमेंट बनाएंगे तो कितने यहाँ पर अरेंजमेंट पॉसिबल है, 60। मामला क्लियर है किस प्रकार से इस फार्मूला परमुटेशंस का यूज करना है। इसमें अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और उनमें से r को सिलेक्ट करना है एक ही टाइम पे तो उनका अरेंजमेंट अगर बनाना पड़े तो इस प्रकार से करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे कि अगर मान लो कोई परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, अभी तक क्या कर रहे थे, n में से हम r को ले रहे थे, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि ऑल एट वंस, एक ही टाइम पे हम सभी को ले रहे हैं, मतलब n थे हमारे पास में और n को ही हमको लेना है, n का ही हमको यहाँ पर परमुटेशंस निकालने हैं। फिर क्या होगा, देखो अभी तक तो हमने पढ़ा भाई n p r क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल पढ़ा, लेकिन अब ये बोल रहा भाई n तो टोटल थे उसमें से n को ही लेना है, तो इसका क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n बन जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल में। तो दोस्तों नीचे n माइनस n तो 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, और अभी हमने फैक्टोरियल में पढ़ के आया कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो अपॉन में 1 रहेगा तो ये n फैक्टोरियल मिलेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर याद कर लेते हैं कि भाई अगर मान लो n डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है और उनमें से सभी को हमको लेना, यहाँ पर अरेंजमेंट बनाना है, तो परमुटेशंस कितना बनेगा, n फैक्टोरियल, n थे n को ही लेना है सभी को एक साथ में, तो n फैक्टोरियल वेज उसके पॉसिबल है। एग्जाम्पल से समझो, हाउ मेनी वेज कैन, 4 पीपल है और उनको सिट करना है 4 चेयर्स पे। देखो 4 यहाँ पर पर्सन है और 4 ही चेयर है, तो हमें यहाँ पर कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं उसके, तो वो कितना अभी हम पढ़ गया भाई, अगर n थे तो n फैक्टोरियल वेज होते थे, 4 पीपल है 4 चेयर्स है तो 4 फैक्टोरियल इसके आंसर हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 दूनी 24, क्लियर है। 24 वेज से हम यहाँ पर इनको सिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो तीसरा टाइप तो देखो यहाँ पर परमुटेशंस किस प्रकार से यूज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। अब ऑब्जेक्ट्स मान लो भाई कुछ ऑब्जेक्ट है हमारे पास में n, लेकिन वो सभी के सभी डिफरेंट नहीं है, उसमें से कुछ रिपीटेशन हुआ है। फिर अगर रिपीटेशन हुआ तो उसमें ऐसा होता है कि टोटल परमुटेशंस निकालना है, तो जो टोटल यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे हमारे पास में, जैसे n थे तो n फैक्टोरियल अपॉन में जो रिपीट हुए हैं ना, जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए हैं उनको काउंट करेंगे कि भाई जो हमारे पास में कोई p1 ऑब्जेक्ट्स है वो 2 टाइम्स यहाँ पे मान लो रिपीट हुआ है, तो हम 2 फैक्टोरियल से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। कोई 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से होता है, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ हो रहा है। जैसे कोई नंबर ऑफ वेज मुझे अरेंजमेंट बनाना है, टू अरेंज द लेटर्स, अरेंजमेंट की बात हो रहा है तो क्या लगाएंगे, परमुटेशन। तो भाई क्या एग्जाम्पल बोल रहा है कि जैसे ये बलून है, इसमें जो लेटर्स है उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये हमें बताना है। पहली चीज तो ये कितने लेटर्स है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई भाई, 7 लेटर है तो 7 आ गई। अब ये देखो इसमें कि रिपीट कितने हुए हैं। देखो लेना तो हमें इन सभी 7 लेटर्स को ही है, लेकिन रिपीट कितनी हुए ये बताओ। रिपीट इसमें l 2 टाइम्स हुआ है, वो कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इसके टोटल परमुटेशंस निकलेंगे ना, टोटल जो इसके परमुटेशंस निकलेंगे वो कितना निकलेगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन में जो यहाँ पर देखो l 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, वो भी 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसके लिए o के लिए और l के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। अब इसको सॉल्व करो भाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू
2 फैक्टोरियल अपॉन में है तो हम 2 फैक्टोरियल तक छोड़ दो, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल को काट दिया। देखो 2 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है ना, 2 फैक्टोरियल वो कितना होता है 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। इस 2 से इस 6 को काटो 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 5 15, 15 चौके 60 और 60 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 180 इंटू 7, 180 इंटू 7 ये कितना देखने को मिलेगा 0 7 8 56 5 7 5 12 1260, ठीक है। तो टोटल वेज कितने मिले हमको इसके अरेंजमेंट के 1260, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है, ये टाइप भी समझ गए। रिपीटेशन अगर हो रहा है तो कितना, जो भी जैसे मान लो जो भी लेटर जितने टाइम से रिपीट हुआ है उतने फैक्टोरियल्स को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल फैक्टोरियल में से। अब देखो फोर्थ तरीका यहाँ पर परमुटेशन का कौन सा है, देखो परमुटेशन विद रिपीटेशन अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है फिर क्या होगा, जैसे फर्स्ट टाइप में तो ये था कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं जैसे मुझे आर पोजीशंस आर टू बी फिल्ड और एन ऑप्शंस है तो रिपीटेशन अलाउड है, तब क्या होगा। तब दोस्तों डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है कि भाई अगर मेरे पास में एन टोटल यहाँ पर ऑप्शंस थे और आर मेरे पास में क्या है, आर मुझे लेना है, ठीक है। तो ऐसे में जो यहाँ पर अगर रिपीटेशन हो सकता है इन एन नंबर्स का, तो जो टोटल इसके परमुटेशंस बनते हैं वो कितने बनेंगे एन की पावर आर, ठीक है। कैसे भाई, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएंगे ये चीज की क्या हो रहा है। जैसे 3 डिजिट के मुझे नंबर्स बनाने हैं और मेरे पास में टोटल 1 से लेके 5 तक के डिजिट्स है और रिपीटेशन इनका मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब देखो एन की वैल्यू है मेरे पास में 5 और उनमें 5 में कौन कौन से यहाँ पर डिजिट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोस्तों मुझे 3 डिजिट की नंबर बनाना है, ठीक है भाई, 3 डिजिट का मैं नंबर बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये फर्स्ट डिजिट यहाँ पे, सेकंड डिजिट यहाँ पे, थर्ड डिजिट। अब रिपीट तो कर सकता हूँ मैं, जैसे फर्स्ट डिजिट में 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा, 3 ले रहा, 4 ले रहा, कुछ भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 क्योंकि रिपीट हो सकता है। तो भाई जो कुछ भी मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में फिल किया है मैं सेकंड में भी तो कर सकता हूँ क्योंकि रिपीट हो सकता है अंक। तो पहले को भरने के कितने तरीके हैं 5 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 में से कोई भी अंक आ सकता है। ऐसे सेकंड में जैसे रिपीट हो सकता है तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो इसको भी भरने के 5 तरीके हैं। ऐसे थर्ड डिजिट को भी मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ क्योंकि रिपीट हो सकता है। जो मैंने फर्स्ट और सेकंड में भरा है ना वही के वही भी मैं थर्ड में भी भर सकता हूँ। तो ऐसे में इसको भरने के भी 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट आ सकती है, तो यहाँ पे भी 5 तरीके हैं। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों डिजिट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ में आनी चाहिए, तब तो 3 डिजिट की मेरे नंबर्स बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल अब कौन सा लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का लगेगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। क्लियर है, यही चीज ये परमुटेशन का फार्मूला बोल रहा है कि n टू द पावर r, मतलब n तो वो कि मेरे पास में कितने ऑप्शंस थे 1 2 3 4 5, टोटल कितने थे 5 थे, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 5 थी, ठीक है। मुझे कितनी सेलेक्ट करनी थी, उसमें से 3 को लेना था, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर बन रहे थे ना फर्स्ट सेकंड थर्ड के। तो मैं r की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, n की वैल्यू कितनी थी 5 थी। तो जो टोटल परमुटेशंस इसके बनते हैं वो कितने में बनेंगे n टू द पावर r, मतलब 5 की पावर कितनी, r की वैल्यू 3, तो 5 का क्यूब कितना 125। क्लियर है, इस प्रकार से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। देखो अगला टाइप को समझो भाई, सर्कुलर परमुटेशंस क्या है। सर्कुलर परमुटेशन में दोस्तों क्या होता है, अगर इसमें 2 केसेस है। केस 1, अगर ऑल ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन ए सर्कल, ठीक है, जो ऑल ऑब्जेक्ट्स है ना इसमें अगर ये सर्कल में जो है यहाँ पर इनको अरेंज करना है, तो सर्कुलर में अगर अरेंज करेंगे तो इसके जो टोटल परमुटेशंस निकालेंगे, ठीक है, जितने जैसे मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स थे, अगर n ऑब्जेक्ट्स थे तो उसमें यहाँ पर टोटल परमुटेशन उसके लिए कितने हो जाएंगे n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर n ऑब्जेक्ट्स है तो टोटल परमुटेशन कितने बनेंगे n-1 फैक्टोरियल बनेंगे। एग्जांपल से समझो भाई, जैसे नंबर ऑफ वेज टू सीट 5 पीपल अराउंड अ राउंड टेबल, ठीक है, 5 पीपल है, उनको मुझे यहाँ पर सर्कुलर में उनको क्या करना है, बैठाना है, ठीक है, सर्कुलर या कोई राउंड टेबल है उस पर। तो 5 पीपल को अगर मुझे यहाँ पर सर्कुलर में अरेंजमेंट करना है तो वो होता था n-1 फैक्टोरियल। n के लिए अगर n नंबर ऑफ मेरे पास में पीपल रहते तो उसका टोटल परमुटेशन कितना बनता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 के लिए कितना बन जाएगा, अगर 5 मेरे पास में है कोई पीपल तो उसके लिए जो परमुटेशन बनेंगे टोटल वो कितने बनेंगे 5-1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल की आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे कैलकुलेट कर लो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 3 12 12 दूनी 24,
ठीक है। तो 24 यहाँ पर इसके तरीके हो सकते हैं, 24 वेज हो सकते हैं इसको यहाँ पर इन 5 पीपल्स को इसमें राउंड टेबल सर्कुलर में बैठा रहा है तब के लिए ये फार्मूला है भाई, ठीक है। ऐसे इसमें दूसरा केस ये था कि भाई अगर मान लो कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ पीपल्स, तो ऐसे में इसका जो फार्मूला होता है वो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूले याद रखने हैं सर्कुलर के लिए। पहला ये था कि अगर n ऑब्जेक्ट्स है अरेंज इन सर्कुलर में तो दोस्तों उनका परमुटेशन n-1 फैक्टोरियल बनेगा। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अगर सेम है तो ऐसे में n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये दोनों फार्मूले याद रख सकते हैं आप। अगला तरीका देखो इसमें परमुटेशंस का, अगर रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस के लिए, जैसे यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज टुगेदर, कोई 2 ऑब्जेक्ट्स 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट्स को ये क्या करता है, बोलता है कि ये साथ में है। समझो जैसे कंसीडर द ग्रुप, जो यहाँ पर हम साथ में लेते हैं ना जितने ऑब्जेक्ट्स को, उनको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो भाई, ठीक है। उनको एक ऑब्जेक्ट को अन्य नाम दे दो कुछ भी, फिर क्या करो अरेंज करो वहां पर, अरेंज द ग्रुप इंटरनली। अब ये होता कैसे इसको समझो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे कोई पार्टी हमारे पास में वर्ड है, इसके लेटर्स हमारे पास में PARTY है। अब ये बोल रहा है कि इसमें P एंड T आर ऑलवेज टुगेदर, P और T हमेशा साथ में आ रहा है, ठीक है। पहले मेरे पास में था क्या, पार्टी था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई P और T साथ में आना चाहिए, ठीक है। भाई P और T को मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, कोई X मान लिया इसको कि ये PT क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक जो है एक ही ऑब्जेक्ट्स है, X नाम दे दिया उसको। फिर अन्य ऑब्जेक्ट्स मेरे पास में क्या बचेंगे, PT तो गया, बचा क्या ARY, ठीक है, ARY। तो टोटल कितने 1 2 3 4, N की वैल्यू कितनी है इसके लिए 4 है ना। तो यहां पर इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, N फैक्टोरियल से हमारे पास में कितना 4 फैक्टोरियल, ठीक। दूसरी चीज ये है कि जो PT हमने एक ऑब्जेक्ट जो इसको कंसिडर किया है, वो तो भाई इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो PT हो या तो TP हो, ठीक है। या तो TP या PT, 2 तरीके इसके भी पॉसिबल है। तो यहां पर 4 फैक्टोरियल इंटू हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 24 आया था, और इंटू में 2 है तो 48। तो यहां पर टोटल तरीके कितने मिलेंगे हमें, 48 वेज हो सकते हैं इसको अरेंज करने के। टोटल परमुटेशन कितने आ गए 48 वेज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अगर ये बोल देता कि भाई ऑब्जेक्ट्स नेवर टुगेदर, अगर नेवर टुगेदर की बात कर रहा होता तो हम क्या करते हैं, टोटल परमुटेशंस निकालते हैं, उसमें से जो एक साथ में जो यहां पर अरेंजमेंट आते हैं इनके परमुटेशंस जो आते हैं एक साथ के लिए उसको घटा देते। उसको अगर घटा देते तो हमें क्या मिल जाता, ऑब्जेक्ट्स नेवर टुगेदर वाली वैल्यू निकल जाती। टोटल परमुटेशन में से एक साथ में जो यहाँ पर अरेंजमेंट है उसकी वैल्यू घटाएंगे तो हमें कौन सा मिलेगा, नेवर टुगेदर वाला मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये फार्मूले आप याद रख सकते हैं। जैसे परमुटेशन के लिए NPR हमने अभी पढ़ लिया इसको कि ये क्या होता था, N फैक्टोरियल अपॉन में N-R फैक्टोरियल। अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। कॉम्बिनेशन NCR क्या होता था, N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिला के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर यही है कि परमुटेशन में अरेंजमेंट ऑर्डर की बात होता है, क्या होता है, ऑर्डर की बात होता है। मतलब ABC BAC के बराबर नहीं है। ABC में अगर ABC का ऑर्डर है तो ये ABC ही होना चाहिए, यहाँ पर CBA और BCA ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है परमुटेशन में। कॉम्बिनेशन को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर तो भाई सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन होता है सिर्फ। जैसे N ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे R ऑब्जेक्ट चाहिए, अब वो ABC आए CBA आए AC DC कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ABC बराबर है BAC की CBA के, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता किसमें, कॉम्बिनेशन में। अभी उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQs की जो PYQ बेस्ड होने वाले हैं हमारे AAIATC एग्जामिनेशंस पर, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं परमुटेशंस को समझने के लिए। बाकी हमने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला सब कुछ कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब। जैसे ये क्या कर रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 और विथआउट रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये तो हमने अभी एग्जाम्पल में भी समझा था यार। क्या समझा था कि भाई जैसे हमारे पास में टोटल कौन कौन सी डिजिट्स दी है 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में टोटल n इक्वल टू कितना है 5 है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमें 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, ठीक है।
3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हमने फंडामेंटल काउंटिंग का जो प्रिंसिपल था उसमें देखा था इस सवाल को। क्या देखा था भाई कि अगर मेरे पास में 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स है और मुझे कोई 3 डिजिट्स का यहाँ पर कोई नंबर्स बनाने हैं, तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है विदाउट रेपिटेशन। तो दोस्तों इस मान लो इस फर्स्ट डिजिट यहाँ भरना है मुझे, सेकंड यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर। तो ऐसे में फर्स्ट डिजिट भरने के लिए मेरे पास में कौन कौन से ऑप्शन है, मैं यहाँ पर 1 भी भर सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो कुछ भी भर सकता हूँ भाई 1 2 3 4 5 में से। तो मेरे पास में टोटल कितने 5 यहाँ पर तरीके हैं इसको भरने के। अब सेकंड डिजिट तो भैया रिपीट नहीं होना चाहिए। जो मैंने फर्स्ट में मान लो कोई 1 इसमें पुट कर दिया था, तो यहाँ पर क्या 1 मैं अब सेकंड डिजिट की जगह यहाँ पर ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, ठीक है। तो मेरे पास में ये इसको भरने के क्या 1 भर सकता हूँ, नहीं भर सकता, तो क्या मैं 2 भर सकता हूँ, 3 भर सकता हूँ, 4 भी भर सकता हूँ, 5 भी। तो 2 3 4 5 कितने तरीके हैं मेरे पास में, अभी भी इसको भरने के 4 तरीके हैं मेरे पास में, ठीक है। अब दोस्तों मान लो इसमें मैंने 2 पुट कर दिया था, मान लो, हाँ एग्जाम्पल के लिए, भर तो हम 3 4 5 कुछ भी भर सकते हैं इसमें। लेकिन अब जैसे 1 मैंने फर्स्ट में भर दिया था, 2 सेकंड में भर दिया मान लो, तो अब थर्ड में क्या मैं 1 और 2 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन की बात करी है इसने। तो यहाँ पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कितने तरीके हैं 3 4 5 में, कितने तरीके हैं 1 2 3, ठीक है। तो 3 तरीके से मैं यहाँ पर थर्ड डिजिट को भर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों के तीनों जो डिजिट्स है वो एक साथ आने चाहिए, मतलब ये तीनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला जो प्रिंसिपल था 5 × 4 × 3, ठीक है। कितने तरीके हैं दोस्तों यहाँ पर, 5 चौके 20 20 30 60, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 60, ठीक है। 60 वेज यहाँ पर इसके 60 नंबर्स यहाँ पर फॉर्म्ड होंगे विदाउट रिपीटेशन में। तो ये तो हमने फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का था उससे इस सवाल को किया। लेकिन परमुटेशन से इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पास में टोटल कितनी डिजिट्स है 1 2 3 4 5, n = 5। मुझे कितनी डिजिट्स का नंबर बनाना है 3। रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। तीनों जो ये n जो है 5 ये सब डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इसका परमुटेशन कितने मिलेगा मुझे, ठीक है, 5p3 मिलेगा, ठीक है। 5p3 को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमारे पास में जो NPR होता था उसको कैसे सॉल्व करते थे हम, फैक्टोरियल n/n - r का फैक्टोरियल होता था। तो 5p3 कैसे होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 5 - का 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। आगे कैसे होगा, इस 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हमारा ये कट जाएगा। क्या बचेगा, 5 चौके 20 और 20 3 60, ठीक है। तो अभी भी हमारा परमुटेशन से भी 60 आंसर आ रहा है, फंडामेंटल काउंटिंग से भी हमारा कितना आ रहा है 60, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इजी सवाल था, ठीक है। अब ये 2 3 सवाल हमारे पास में इजी लेवल के हैं। जैसे दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, जैसे एग्जाम जो है कितने लेटर से बना है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 4 लेटर्स हैं, यानी कि n की वैल्यू कितना है मेरे पास में 4, चारों के 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर इन 4 लेटर है, चारों को लेकर हमें कुछ नए यहाँ पर लेटर्स बनाने हैं, तो दोस्तों कितने तरीके हो सकते हैं। हमने पढ़ा था भाई हमारे पास में n नंबर ऑफ लेटर्स ऑब्जेक्ट्स है, अगर उनको n को हम n में से n ले रहे हैं तब हमारे परमुटेशन कितने बनते थे n फैक्टोरियल। तो हमारे पास में यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 लेटर्स है, चारों को हमको एक साथ लेना है, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर आंसर। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 12 दूनी 24 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अब यहाँ पे फार्मूला लगा के क्या जरूरत है भाई, 4p4 अगर करोगे तो बात तो वही है ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो अपॉन में तो 0 फैक्टोरियल बना, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल होगा, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट याद रखो ना यार इस कंडीशंस को कि अगर 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स है, चारों को हमें यहाँ पर एक साथ लेना है, तो ऐसे में 4 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके सीधे हमारा 24 आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई देखो एक टीम बनानी है 5 स्टूडेंट्स की, ठीक है। टोटल मेरे पास में 10 स्टूडेंट्स हैं मान लो, ठीक है। 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 5 स्टूडेंट्स की टीम बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस टू बी डन इफ ऑर्डर मैटर, ठीक है। ऑर्डर मैटर कर रहा है भाई, ऑर्डर मैटर करेंगे तो परमुटेशन लगाएंगे। टोटल n = कितना है 10 है, r कितना है मेरे पास में 5 स्टूडेंट्स को लेना है, तो कितने यहाँ पर अरेंजमेंट बनेंगे 10p5 निकालना है। 10p5 कितना होता है, ठीक है। 10p5 को कैलकुलेट कर लो, 10p5 को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होता है भाई 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 10 - का 5 फैक्टोरियल हो जाएगा।
तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 5 फैक्टोरियल कितना 5 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। अब 10 फैक्टोरियल को ओपन करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, ठीक है, 6 से इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में है तो 5 फैक्टोरियल तो हमारा कट जाएगा, ठीक है, आगे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास में क्या आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। इसको अब बस इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है ये देखो, साथ ही हमारा कितना हो रहा है ये 9 8 72, ठीक है, इस 9 8 72 हो गया, और 7 इंटू 6, एक काम करो 9 8 72 और इसमें ये 10 का मल्टीप्लिकेशन करो तो 720 हो गया। अब इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन करो और 6 का करो, पहले 7 से करो इसका, ठीक है, 7 0 7 दूनी 14 और साथ ही 49 से 50, 5 40 आ गए। अब 6 का कर दो इसमें गुना, 6 का गुना करो, 6 0 से 0 6 चौके 24, 2 आया अभी, और ठीक है, और 6 पंचे 30, ठीक है, तो कितना आ रहा है 30,240। तो इस प्रकार से इसको आसानी से कर सकते थे आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तरीका सीखना है, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मीडियम लेवल के कुछ सवाल है हमारे पास में कि हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स, हमें डिफरेंट 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। अगर मेरे पास में डिजिट दी है 2 3 5 7 9 सच दैट नंबर इज डिविजिबल, भाई नंबर जो बनेंगे वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई। फिर कैसे होगा, देखो कौन कौन से डिजिट दी है मेरे पास में 2 3 5 7 9 दिया है, टोटल कितने हैं ये, टोटल 2, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास में 5 है, ठीक है भाई। दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, अच्छा 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है भाई, ये 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना है। अब ये बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर डिविजिबल बाय 5 डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कि भाई उसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो क्या रहना चाहिए, या तो 0 या तो 5, तभी तो वहाँ यहाँ पर डिविजिबल होगा। तो हमारे पास में 0 तो है ही नहीं, 5 है, तो ये 5 फिक्स है कि भैया इसके लास्ट डिजिट पर ही आएगा। तो इसको लास्ट डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं, एक है। अब ये बोल रहा है कि इसका रिपीटेशन नहीं हो सकता, ठीक है, रिपीटेशन नहीं हो सकता, तो 5 अब क्या मैं और कहीं पे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो अब अन्य डिजिट्स को भरने के लिए मेरे पास में कितने तरीके हैं। अब मेरे पास में ये 1 2 3 4 ये 4 जो है ना, 4 डिजिट्स बचे हैं और 4 ऑप्शंस भी है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था भाई अगर n ऑब्जेक्ट्स है और n ही हमको लेना है, तो ऐसे में n फैक्टोरियल होता था, तो ऐसे यहाँ पर 4 डिजिट बची हुई है और 4 ही ऑप्शन मेरे पास में बचे हैं। तो यहाँ पर इसके कितने तरीके हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट को भरने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसका कितना आंसर मिलेगा हमको, 4 फैक्टोरियल कितना होता है इंटू 1, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से निकाल लो, 4 3 12 12 2 24, ठीक है। क्लियर है किस प्रकार से इसका 24 आंसर होने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। परमुटेशन से इसको अगर करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ये तो हमने फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ जो प्रिंसिपल था उससे कर लिया है। इसको परमुटेशन का अगर लगाएंगे यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर परमुटेशन ही था हमने, जैसे कि भाई ये 4 डिजिट था ना हमारे पे, कितने 5 डिजिट थे, है ना, तो भाई हमने यहाँ पर क्या किया था, परमुटेशन ही तो लगाया इसमें कि भाई 4 यहाँ पर मेरे को ये फिक्स था मेरा कि यहाँ पे 5 आना है, तो इसके एक तरीके थे, ठीक है। लेकिन ये जो 4 अब बचे हुए हैं, इसके लिए 4 डिजिट बची है मेरे पास में, कौन कौन सी 2 3 7 9, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कितने ऑप्शन है मेरे पास में इन 4 प्लेसेस में भरने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल परमुटेशन होता था, 4 फैक्टोरियल इंटू 1, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल सीट ऑन अ बेंच इफ 2 ऑफ देम सिट मस्ट टुगेदर। तो भैया 4 पीपल है मान लो मेरे पास में, A B C D, ये 4 पीपल है, इनमें से 2 ऑफ देम मस्ट सिट टुगेदर, कोई 2 साथ में आते हैं, मान लो A B साथ में आते हैं, ठीक है भाई। तो A B को मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जब भी जो एक साथ में टुगेदर आते हैं उनको हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो फिर बचा क्या मेरे पास में, C और D, ठीक है। तो अब इसको तो मैंने एक मान लिया कोई X, ठीक है, X C D, तो अब मेरे पास में ये कितने हैं टोटल, 3 है ना, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो ए बी है ना, ये भी तो 2 तरीके से आएगा, या तो ए बी आ सकता है या तो बी ए आ सकता है। तो इसके तो दो फैक्टोरियल तरीके बनेंगे, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 इंटू 2 3 फैक्टोरियल का ये हो जाएगा, और
हमारा 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, क्लियर है किस प्रकार से हमारा 12 इसका आंसर होने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेपर बी अरेंज। ठीक है, अरेंज करना है मतलब परमुटेशन लगाएंगे भाई। टोटल कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 लेटर है, एन की वैल्यू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। रिपीट कौन कौन से है, ई 2 बार रिपीट हो रहा है, पी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो भैया 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल परमुटेशन निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल को हम ओपन करो 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और 4 बच गए हैं ना, 4 इंटू कैलकुलेट करो 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को ओपन करो 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 3 दूनी 6 से ये वाला कटा हमारा, 2 एकम 2 से 2 ये वाला कटा। ठीक है, तो 5 के 20 20 3 60। ठीक है, 60 है क्या हमारे पास में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है कि भाई कितने इस लेटर में जो है कितने इस वर्ड में लेटर है वो देख लो, मतलब 6 लेटर थे, 6 फैक्टोरियल। कौन कौन से लेटर रिपीट हुए, ई 2 बार रिपीट हुआ तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, पी 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड किया। अब इसको कैलकुलेट कर लो बस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 60 हमारा आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं मुझे। अगर यहाँ पर 1 से लेके 5 तक के डिजिट है, रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन नंबर बनना चाहिए 3000 से बड़ा। अच्छा, 3000 से नंबर हमारा बड़ा बनना चाहिए और 4 डिजिट के बनने चाहिए। पहली चीज़ तो मेरे पास में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 1 से लेके 5 तक के टोटल कितनी n इजिकल टू 5 डिजिट्स हैं। अब रही बात, मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है भाई, 4 डिजिट का ये नंबर बनाना है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला है फोर्थ। ठीक है, ये 4 डिजिट के नंबर बनाना है। अब ये बोल रहा है कि भाई 3000 से बड़ा हो, 3000 से मेरा नंबर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट आएंगी, ठीक है, उसमें क्या 1 आ सकता है क्या, 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि वो 1000 की लाइन हो जाएगी। 2 आ सकता है क्या, नहीं, वो 2000 की हो जाएंगी। मुझे 3000 से बड़ा बनाना है, तो क्या 3 आ सकता है, हाँ 3 आ सकता है। ठीक है, 3 आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, 4 आ सकता है कि, हाँ 4 भी आ सकता है। 5 आ सकता है क्या, 5 भी आ सकता है। ठीक है, 3 4 5 किसी को भी ले लो तो भाई 3000 से तो बड़ा ही बनेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट को भरने के लिए मेरे पास में 3 4 5 कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है ना, 1 2 3। अब भाई रिपीटेशन तो हो सकता है, मतलब जो मैंने 3 4 5 में से कोई भी अगर यहाँ पे फर्स्ट पे पुट किया है तो उसको तो मैं सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी रिपीट कर सकता हूँ। तो इसको भरने के कितने तरीके, 1 2 3 4 5 में से तो यहाँ तो कुछ भी भर सकते हैं, मतलब इसको भरने के 5 तरीके। थर्ड को भरने के भी कोई रिपीट हो सकता है तो 5 तरीके। ऐसे ही हमारे पास में जो फोर्थ डिजिट भरेंगे हम, उसको भी भरने के 5 तरीके क्योंकि रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारे पास में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखो 5 का क्यूब, क्योंकि 5 गुना 3 बार है तो वो होता है 125, और 125 का जब 3 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 375। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कर सकते थे आसानी से इसको। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमें यहाँ पर कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टैटिक्स जो वर्ड है, और इसमें ऑल एस टुगेदर, सभी के सभी जो एस है वो साथ में आने चाहिए। पहली चीज STASTICS, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है। अब ये बोल रहा है कि एस कितने हैं इसमें, 1 2 3, ये जो 3 एस है ना वो एक साथ आने चाहिए। ठीक है, बचे वाले लेटर्स कौन कौन से, TATITIC। ठीक है, तो भैया मैंने क्या किया, इस एस जो 3 एस आए हैं उनको एक कोई लेटर मान लिया। ठीक है, उसको ग्रुप में फॉर्म कर लिया मैंने इसमें कि भाई ये कोई एक्स है। ठीक है, तीनों एस को एक नाम दे दिया, एक्स है, एक एलिमेंट्स मान लिया इसको, या एक ऑब्जेक्ट मान लिया इसको। फिर बचा वाला क्या है, TATITIC। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो भाई अब कितने लेटर्स हैं हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 फैक्टोरियल। अब देखो भाई रिपीट कौन कौन हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है क्या, 1 2 3। ठीक है, 3 भैया 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से होगा डिवाइड। और कोई रिपीट हो रहा है क्या, आई 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब 2 फैक्टोरियल से होगा डिवाइड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं कि भैया हमारे पास में क्या आ गया, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, कर लो कैलकुलेट, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये
टी जो है 3 बार रिपीट हुआ था और आई 2 बार रिपीट हुआ था। दूसरी चीज़ एक आ रही थी कि भाई एस 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 जो है जिसको हमने एक्स माना है एक ग्रुप में, तो दोस्तों ये जो है ना ये आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। तो ये जो 3 लेटर है एस के 3 फैक्टोरियल और ये 3 ही बार रिपीट हो रहा है, तो ये 3 फैक्टोरियल के लिए जो 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो होगा। जब 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यही यहाँ पर इसमें हमको इंटू भी करना पड़ता है कि भाई ये जो 3 जो है हमारा एस ये ग्रुप में जो है 3 लेटर के वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये हो जाता है 1। ठीक है, कितना हो जाता है 1। अभी हमको इस 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है, तो ये कितना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और जो 3 फैक्टोरियल है अपॉन के 3 फैक्टोरियल से कटेगा इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काटा। अब ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। इस 2 से हम किसी को भी काट सकते हैं, जैसे इस 8 को काट दिया 4 टाइम्स। अब क्या आ गया मेरे पास में 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 8 संग 48 मतलब 480 गुना में करो 7 का कितना आ जाएगा 0, 7 8 56, 5 बचा हुआ है, 7 चौक 28 और 5 3360। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बने वाला है यहाँ पर 3360। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं कैसे करना है, समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को आओ। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट हमारे कुछ एग्जांपल्स है। जैसे देखो दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन डिस्क दी हुई है ना। तो इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब परमुटेशन की बात कर रहा है, अरेंज कर रहे हैं, ऑर्डर की बात होगा यहाँ पे रो में। इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इंडिसगाइजेबल में, यानी कि जो जैसे 4 रेड है ये इंडिसगाइजेबल है, मतलब ये सेम है बिल्कुल, 4 रेड है ना वो बिल्कुल सेम टू सेम है, 3 येलो है वो बिल्कुल 3 सेम टू सेम है, 2 ग्रीन डिस्क जो है वो बिल्कुल दोनों की दोनों सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है कुल मिला के। ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं है वो अलग अलग। ठीक है, तो दोस्तों पहली चीज तो टोटल कितनी मेरे पास में डिस्क है ये देख लो, टोटल डिस्क कितनी है। टोटल डिस्क कितनी है भाई, 4 रेड की है, 3 येलो की है, 2 ग्रीन की है, कितनी हुई टोटल 4 3 2 5 कितने हो गए 9 हो गई। टोटल मेरे पास में 9 डिस्क है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। टोटल कितनी आ गई 9 डिस्क आ चुकी है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये 3 जो डिस्क है ना सेम कलर वाली जो है वो इंडिसगाइजेबल है, मतलब इसका मतलब है कि वो आइडेंटिकल है। ये 4 रेड जो है वो रिपीट हो रही है एक प्रकार से, इसमें 3 येलो है वो अपने आप में रिपीट हो रही है, 2 ग्रीन अपने आप में रिपीट हो रही है। तो इसका जब मैं टोटल परमुटेशंस निकालूंगा ना, जैसे 9 टोटल है ये 9 फैक्टोरियल, लेकिन ये 4 रेड एक समान है बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो वो रिपीट में आएगा ना। ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 3 येलो रिपीट हो रही है एक सेम टू सेम है, तो 2 ग्रीन सेम टू सेम है तो रिपीट हो रही है एक प्रकार से, तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल क्यों रेड के लिए, 3 फैक्टोरियल येलो के लिए, 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 ग्रीन आइडेंटिकल है इसलिए। कैलकुलेट कर लो, 9 गुणित 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा 5 और 4 फैक्टोरियल नीचे के जो 4 फैक्टोरियल है अपॉन का उससे कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल से इस 4 फैक्टोरियल को काटा, देखो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 यानी कि 6 होता है, तो ये 6 से एक 6 कट जाएगा हमारा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो इस 2 से हम किसको काट देते हैं यहाँ पर, इस 4 को काट दिया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इनका कितना है 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 नहीं 6 से तो कट चुका है 5 है ना। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 4 पंचे 20 आ रहा है। ठीक है, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 9 साथी 63 इंटू 20 कितना हो रहा है ये 0। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 1260 हो रहा है। ठीक है, तो इसके 1260 यहाँ पर तरीके होंगे। ठीक है, कितने वेज होंगे 1260। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं कि भाई टोटल को हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितनी डिस्क है, 4 + 3 + 2 9 आई थी, 9 फैक्टोरियल जो रिपीट हो रही है, जैसे 4 ये सेम टू सेम है इसलिए हमने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 3 येलो सेम टू सेम है आइडेंटिकल है इसलिए डिवाइड किया, और ये 2 ग्रीन वाली सेम टू सेम है इसलिए इसके लिए डिवाइड किया। बस इसको कैलकुलेट कर लो, हमारा 1260 आंसर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, देखो हमारा ये लास्ट सवाल होने वाला है परमुटेशन का। क्या कह रहा है, देखो एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 13 है हमारे पास में। यहाँ पर ये जो कुछ परमुटेशंस की इक्वेशंस दी हुई है, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परमुटेशंस का फार्मूला पता होना चाहिए भाई। ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या दिया था, हमें दिया था 5 4pr इक्वल टू है 6 5pr - 1 के। कैसे करेंगे इसको आगे, इसको आगे हम कर सकते हैं 5 इंटू
देखो हमारे पास में फार्मूला है एन पी आर इजिकल टू, ये क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको, 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये कितना हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आगे क्या बनेगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये कितना हो जाएगा, कितना एन माइनस आर होता है ना, तो 5 माइनस का आर, और ये आर माइनस 1 है तो लेकिन ये माइनस का चिन्ह होने से ये प्लस का हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, फैक्टोरियल। आगे क्या बनेगा, आगे का बनेगा हमारे इसमें 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू, देखो इस 5 फैक्टोरियल को ओपन करो तो अगर 5 को बाहर किया मैंने फैक्टोरियल के तो अंदर 4 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर देखो 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को हम काट सकते हैं। नीचे क्या बचेगा 5 माइनस आर प्लस 1 है तो ये बनेगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इस 4 फैक्टोरियल से इस 4 फैक्टोरियल को काट दिया, 5 से 5 काट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो हम कैसे करेंगे। अब इधर बच गया मेरे पास में 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू में इधर 6 इंटू है, ठीक है, 6 अपॉन में कितना, इधर 1 माइनस 4 माइनस आर फैक्टोरियल बचा था, 1 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर बचा था मेरे पास में 6। ठीक है, 6 इंटू मतलब 6 अपॉन क्या बचा था यहाँ पर 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, इस 6 माइनस आर फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं मान लो। ठीक है, 6 माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 1 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 अपॉन, इसको बाहर करो, 6 माइनस आर को बाहर किया। ठीक है, तो 1 घट जाएगा, फिर क्या बचेगा 5 माइनस आर, फिर 5 माइनस आर के अंदर क्या बचेगा यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर 4 माइनस आर फैक्टोरियल। क्यों भाई, क्योंकि ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल इस 4 माइनस आर फैक्टोरियल से कट जाएगा। ठीक है, अब ये 6 माइनस आर इंटू में 5 माइनस आर इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6 माइनस आर इंटू में 5 माइनस आर इक्वल टू 6 का आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, क्या आया मेरे पास में 6 माइनस आर 5 माइनस आर इक्वल टू 6। इसको यहाँ पर प्रोडक्ट को इसको निकालो, कितना आ रहा है 6 पंचे 30 माइनस का 6r माइनस का 5r प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू 6। ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में इस 6 को भी इधर ला लो भाई, तो देखो 30 माइनस 6 कितना 24 माइनस का, देखो ये माइनस का 6r माइनस का 5r माइनस का 11r प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0 के हो जाएगा। इस इक्वेशन को क्या मिली मेरे पास में, आर स्क्वायर माइनस का 11r 24 है ना, क्या मिली मुझे यहाँ पर इक्वेशन, आर स्क्वायर माइनस का 11r प्लस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8r माइनस का 3r, इसको इसलिए r3 24 और इनको सम करने पे हमारे को माइनस का 11 मिलेगा। ठीक है, प्लस का 24 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ पर r कॉमन लिया मैंने, r माइनस 8, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा r माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या मिला मेरे को, r माइनस 8 इंटू में r माइनस 3 इक्वल टू 0। r की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, देखो r इजिकल टू यहाँ से r माइनस 8 से क्या मिल जाएंगी 8 और एक दूसरी वैल्यू क्या मिलेंगी r माइनस 3 से 3। ठीक है, r की वैल्यू क्या आ गई 8 और 3। क्लियर है, इस प्रकार से हमने फाइंड करनी थी r की वैल्यू 8 और r की वैल्यू आ गई 3। तो इस प्रकार से हमने टोटल यहाँ पे परमुटेशन के कॉन्सेप्ट प्लस जितने भी इसके फार्मूले थे विथ एग्जांपल्स, सम इम्पोर्टेंट जो इसके जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस के साथ में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कुछ भी रिव्यू सजेशंस हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। ठीक है।